नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज दोपहर की सबसे बड़ी खबर है, मोदी के मीटिंग से राहुल गांधी आउट। और आउट ही नहीं हुए हैं, 2 पन्नों की चिट्ठी लिख करके 56 इंच वाले साहेब का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। अगर आप लोग समझें तो आप तो समझ जाएंगे, जो दर्शक हमारे हैं, जो संविधान लोकतंत्र के रक्षक के रूप में अभी भी खड़े हैं, आवाज उठा रहे हैं, भले सड़कों पर नहीं आ रहे। लेकिन अंधभक्तों को अब भी नहीं समझ में आएगा। वो कहेंगे देखो राहुल का इलाज कर दिया। इलाज राहुल का नहीं कर रहे हो, लोकतंत्र का बेड़ा गर्क कर रहे हो। पूरा 2 पन्ने में पूरा नरेंद्र मोदी की सच्चाई है। और सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, किसी ने लिखा नहीं है, लेकिन हम चर्चा में लाएंगे इस बात को। इसमें सूर्यकांत के लिए भी संकेत अच्छे नहीं है। सूर्यकांत भी इस चिट्ठी से चौंके हैं। क्यों चौंके हैं? क्योंकि उसमें स्टेक होल्डर बराबर के सूर्यकांत भी है। अगर चीफ जस्टिस उसमें शामिल है तो ऐसे कैसे कोई असंवैधानिक काम हो सकता है? किसी कमेटी में चीफ जस्टिस खुद हो, किसी मीटिंग में चीफ जस्टिस खुद हो, तो कैसे इतना अनलॉफुल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो सकता है? कैसे हो सकता है? सीधा मैं खबर पे आऊंगा, भाव को जोड़िए आप, उसके बाद मैं आपको दिखाऊं जरा क्या है ये मामला। स्वागत है भाव भैया, हेडलाइन लाइए। सीबीआई चीफ की चयन प्रक्रिया पर राहुल गांधी की सख्त आपत्ति, मोदी को असहमति नोट सौंपा। चलिए जरा आगे। और विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं, सीबीआई डायरेक्टर के सिलेक्शन से अलग हुए राहुल गांधी, लगाया भेदभाव का आरोप। अब इन हेडलाइंस में भी नहीं समझ में आएगा, वो विपक्ष का नेता रबर स्टैंप नहीं, उतना भर समझ में आ रहा है। अभी पूरी चिट्ठी में आपको दिखाऊंगा और पढ़ के बताऊंगा। आगे चलिए जरा, अगला। राहुल गांधी ने अपने 2 पेज के असहमति नोट में आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने सीबीआई का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों की महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रखा गया, जिससे प्रक्रिया का मजाक उड़ाया गया। उन्होंने स्व मूल्यांकन रिपोर्ट, सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट जो होता है, या 360 डिग्री मूल्यांकन रिपोर्ट पहले से उपलब्ध नहीं कराई गई। अभी इस पर आएंगे क्या होता है 360 डिग्री मूल्यांकन या सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट। बैठक के दौरान ही 69 उम्मीदवारों के मूल्यांकन रिकॉर्ड को देखने को कहा गया कि आइए बैठक में 70 लोग देख लीजिए, और जो है ये हैं। उन्होंने लिखा कि हर उम्मीदवार के इतिहास और परफॉर्मेंस का विस्तृत मूल्यांकन जरूरी है। आरोप लगाया राहुल ने कि प्रक्रिया को सरकार के पसंदीदा उम्मीदवार को चुनने के लिए डिजाइन किया गया। अब आगे चलिए। सीधा इसीलिए लोग कह रहे हैं कि थोड़ा छोटा, तो आज हम भूमिका ही नहीं, कुछ सीधा खबर पे इसलिए आ गए। आई हैव रिटन टू प्राइम मिनिस्टर रिकॉर्डिंग माई डिसेंट फ्रॉम द सीबीआई डायरेक्टर सिलेक्शन प्रोसेस। आई कैन नॉट abdicate my constitutional duty by participating in a biased exercise। मैं अपने संवैधानिक दायित्वों से इधर उधर भटक नहीं सकता कि ऐसे पक्षपातपूर्ण का जो है एक्सरसाइज में शामिल होकर के। द लीडर ऑफ अपोजिशन इज नॉट ए रबर स्टैंप। विपक्ष का, प्रतिपक्ष का जो नेता होता है वो रबर स्टाम्प नहीं है। उसे रबर स्टाम्प बाकी तो सबको बना ही लिए हो, अब उसे भी बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ये नहीं हो पाएगा। अब 2 पन्ने की चिट्ठी, सबसे महत्वपूर्ण है पूरी चिट्ठी, एक एक शब्द, एक एक लाइन उसमें समझना जरूरी है। चिट्ठी ले आइए, चिट्ठी में पूरा आपको दिखाऊं। ये चिट्ठी है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता, उन्होंने लिखा है नीचे, माननीय श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। प्रिय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको केंद्रीय जांच ब्यूरो, ये पूरा अंग्रेजी में आप पढ़ते जाइए, मैं हिंदी उसका बताता जा रहा हूं। मैं आपको केंद्रीय जांच ब्यूरो के अगले निदेशक की सिफारिश करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में यह पत्र लिख रहा हूं, ताकि इसकी कार्यवाही के प्रति अपनी असहमति दर्ज करवा सकूं। आपकी सरकार ने बार बार सीबीआई का दुरुपयोग किया है, जिसका उद्देश्य भारत की प्रमुख जांच एजेंसी के रूप में राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों को निशाना बनाना था। संस्थागत कब्जे को रोकने के लिए ही विपक्ष के नेता को चयन समिति में शामिल किया जाता है।
खेद है कि आपने मुझे इस प्रक्रिया में किसी भी सार्थक भूमिका से वंचित रखना जारी रखा है। बार बार लिखित अनुरोधों के बावजूद मुझे पात्र उम्मीदवारों की स्व मूल्यांकन रिपोर्ट या 360 डिग्री रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई। इसके बजाय मुझे समिति की बैठक के दौरान पहली बार 69 उम्मीदवारों के मूल्यांकन रिकॉर्ड की जांच करने की अपेक्षा की गई थी। आइए बैठक में आइए और 69 उम्मीदवारों का आप मूल्यांकन कर दीजिए। 360 डिग्री रिपोर्ट देने से मुझे सीधे तौर पर मना कर दिया गया। प्रत्येक उम्मीदवार के इतिहास और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए इन रिकॉर्डों की विस्तृत समीक्षा महत्वपूर्ण है। बिना किसी कानूनी आधार के जानकारी का यह जानबूझकर किया गया इनकार चयन प्रक्रिया का मजाक उड़ाता है और यह सुनिश्चित करता है कि केवल आपके द्वारा पहले से तय किए गए उम्मीदवार का ही चयन हो। मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैंने 5 मई 2025 को हुई पिछली बैठक में भी अपनी असहमति दर्ज की थी। मैंने 21 अक्टूबर 2025 को भी आपको पत्र लिखकर एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के उपाय सुझाए थे, जिसका मुझे कोई जवाब तक नहीं मिला है। चयन समिति को महत्वपूर्ण जानकारी देने से इनकार करके सरकार ने इसे महज एक औपचारिकता बना दिया है। विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं होता है। मैं इस पक्षपातपूर्ण कवायद में भाग लेकर अपने संवैधानिक कर्तव्य का परित्याग नहीं कर सकता। इसलिए मैं कड़े शब्दों में अपनी असहमति व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी नीचे अपना दस्तखत करके और भेज दी है चिट्ठी। अब मैं सीधा 2 पॉइंट्स के साथ चल रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं, कई बार हमें दिखा है, जहां रैली करने जाते हैं वहां पर मकबूल फिदा हुसैन की आत्मा चलती है। कई बार बताया वहां पर 2 बच्चे मोदी की पेंटिंग, हर रैली में 2 बच्चा मोदी की पेंटिंग बना कर, मतलब इतनी घिसी पिटी स्क्रिप्ट, लेकिन फिर भी इस देश अगर को मूर्ख बना रहा है वो आदमी, तो उसकी काबिलियत के लिए ताली बजाइए। 2 बच्चे पेंटिंग, और वो जहां भी रहते हैं मुंड ही मुंड के बीच में पेंटिंग, वो नरेंद्र मोदी को दिख जाते हैं तुरंत। मोदी जी कहते हैं वो बच्ची दिखा रही है, पेंटिंग बना के लाई है, बहुत सुंदर है बेटा, बहुत सुंदर है। वहां से पेंटिंग छोड़ दो, बच्ची नहीं दिख रही है लेकिन बहुत सुंदर है। एसपीजी वालों से मैं कहूंगा जा करके ले लें और मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। ये क्यों इस प्रसंग से मैंने जोड़ा? ये स्क्रिप्ट का हिस्सा बना करके जो पेंटिंग होता है उसको चिट्ठी लिखेंगे। देश चलाने के लिए दिक्कत तो है ना, चिट्ठी किसको लिखना है उसको नहीं लिखोगे। आपको संवाद करना है, जवाब देना है एलओपी को, आपको संसदीय समितियों के साथ संवाद करना है, आपको अपने अधिकारियों के साथ बात करना, उनसे नहीं करोगे। वो मकबूल फिदा हुसैन की आत्मा से आप संपर्क साधना शुरू कर देते हो। चिट्ठी लिखूंगा, एसपीजी जाके ले ले पेंटिंग। राहुल गांधी की चिट्ठी का जवाब कौन देगा भाई साहब, कौन देगा? मतलब अगर ऐसा है तो तानाशाही घोषित कर दो ना, किम जोंग अपने आप को घोषित कर दो कि मैं किम जोंग को किसी चिट्ठी का जवाब नहीं दूंगा, जो चिट्ठी लिखेगा उसको लटका दूंगा। आप चिट्ठी का जवाब एलओपी को नहीं देते हैं, क्या हो? मैं यही जानना चाहता हूं, क्या हो? मैं अभी भी कहता हूं वही हो जो एक आशीष चित्रांशी नामक व्यक्ति यहां बैठ करके सवाल कर रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो। प्रधानमंत्री आपको बनाया गया है इस देश की जनता ने, आप ऊपर से नहीं, भगवान ने लिख के भेजा है कुंडली में प्रधानमंत्री जाग बनोगे और उसके वजह से बन गए हो ज्योतिषीय गणना से। आप जवाब नहीं दोगे एलओपी को, पहली बात। दूसरी बात, जो 360 परफॉर्मेंस और सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट की बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी कमेटी हो, कोई भी कमेटी हो, एक हम ही भाव बैठे हुए हैं और मैं 50 लोगों का इंटरव्यू कर लूं। मैं इंटरव्यू कर लिया अपने केबिन में बुला करके, मैं 50 लोगों का इंटरव्यू किया। एंकर रखना है, उनकी सीवी, बायोडाटा, उनका पूर्व का परफॉर्मेंस, उनके पुराने वीडियोज को कैसा डिबेट करते हैं, सब मैंने देख लिया। ठीक है, तो या तो मैं ही उसमें फाइनल कर दिया, तुरंत फाइनल कर दिया कि फलाने का, चलो तुम आओ कल से इतनी सैलरी तुमको देंगे हम। ठीक है, अगर उसके बाद मैंने कहा भाऊ एक एंकर रखना है, आ जाओ बैठे, दोनों लोग मिलकर के तय करेंगे, और मैंने कहा ये 50 सीवी है, इस 50 को देख लो फिर हम बताते हैं कि कौन सा करना है। इसको पाखंड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? भाव को पता ही नहीं है वो 50 में कौन है, कौन है वो, क्या बोलते हैं, उनको कथा करते हैं कि भागवत करते हैं कि न्यूज पढ़ते हैं, क्या पता उनको। ये नॉनसेंस, इससे मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, इससे नॉनसेंस क्या हो सकता है भाऊ?
कैसे बता दोगे आप, कैसे बता दोगे? आशीष, आप नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा कैसा कर सकता है? देश को भी नहीं अपेक्षा करनी चाहिए। जिस आदमी ने चुनाव आयोग में नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए नया कानून लाकर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही निपटा दिया, और उसमें सिर्फ मुख्यमंत्री मतलब स्वयं प्रधानमंत्री, उनके एक मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी अभी वर्तमान में इनको रखा। कौन सुनता है राहुल गांधी की? अभी तो उनके लिए सीबीआई पहले से बना हुआ एक पार्लियामेंट का कानून। सीबीआई में नियुक्तियां ही ऐसी है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वहां रहते हैं। सवाल यह है कि जब 7:15 को राहुल गांधी अंदर गए मीटिंग में और 8:40 को बाहर निकले, मतलब पर्याप्त समय अंदर होंगे। राहुल गांधी ने ये बात जो पत्र में लिखी वो वहां वर्बली भी कही होगी कि आप जिन उम्मीदवारों की चयन यहाँ पे आपने जो लिस्ट दी उसका मुझे अब आप बैकग्राउंडर दे रहे हैं, मैं ये कब पढ़ूंगा और कब इस पे विचार करूंगा? ये आपने मुझे जो पूरा यार मुझे आप सिर्फ नाम पहले दे देते तो मैं कम से कम उसका बैकग्राउंडर अपने तरफ से ढूंढ लेता। आप वहां आके मुझे कहोगे कि अब बैठो और ये लिस्ट है 60 लोगों की, इसमें से एक आदमी ढूंढना है, कैसा चयन करेंगे? ये बात जब हुई वहां पे तो वहां प्रधानमंत्री भी होंगे, वहां राहुल गांधी भी होंगे, वहां सूर्यकांत जी भी होंगे, चीफ जस्टिस। हाँ हाँ। मुझे प्रधानमंत्री पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो तानाशाही के हिसाब से ही काम करते हैं, वो तो कानून बदल के अपने अधिकारों क्षेत्र में चीजें लेते हैं, वो तो चाहते ही है। तो क्या इस बात पे मुख्य न्यायाधीश ने इन्हें कहना चाहिए था कि नहीं नहीं प्रधानमंत्री जी ये तो बड़ा गलत हुआ, आपने मुझे बैकग्राउंडर दिए पहले, आपके पास भी बैकग्राउंडर है, आपने लीडर ऑफ अपोजिशन को क्यों नहीं दिए? बात एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, यदि ये चीफ जस्टिस को भी नहीं दिए होंगे हाँ तो मुख्य न्यायाधीश किस बिना पे वहां बैठ के रबर स्टैंप बने हुए थे? हाँ। दो दो मैं ये नहीं कहता हूं कि वो रबर स्टैंप बने हैं, दो दो पॉसिबिलिटी है, उनको दिए और नहीं दिए उनको। मुझे लगता है न्यायाधीश हमेशा न्यायाधीश होता है, वो कोर्ट के बाहर भी न्यायाधीश होता है, सिर्फ कोर्ट में चेयर में बैठने के बाद ही न्यायदान नहीं करता। न्यायाधीश कोई चीज अपने आंखों के सामने देखता है, अखबार में आर्टिकल पढ़ता है, उसे लगता है कि गलत हो रहा है तो उसको सुओ मोटो रिट पिटीशन फाइल करवाता है, स्व संज्ञान उसका रिट पिटीशन मानता है। जब वो सुबह चाय पी रहा होता है और अखबार पढ़ रहा होता है तब न्यायाधीश के चेयर पे तो नहीं बैठा रहता है, लेकिन न्यायाधीश की शपथ लेने के बाद वो 24/7 न्यायाधीश है। यदि कहीं अन्याय हो रहा है तो सामान्य इंसान पढ़ा लिखा बोल सकता है ये तो न्यायाधीश है, इन्होंने वहां क्यों नहीं कहा कि राहुल गांधी को ये चीज क्यों नहीं दी गई, मुझे भी नहीं दी गई? आप क्या समझते हैं? ये 1 घंटे की मीटिंग में मैं सारे प्रोफाइल भी पढ़ूंगा, सबका डिटेल भी करूंगा और उसमें नाम लिखूंगा, ये ऐसा कैसा हो सकता है? आदमी अपना एमएलए चुनता है, आदमी अपना कारपोरेटर चुनता है, आदमी सांसद चुनता है, उसके लिए भी 1 महीने का टाइम होता है, होता है ना? हाँ हाँ। चुनाव आयोग थोड़ी कहता है कि आज फॉर्म भरो और कल चुनाव हो जाए। आप उम्मीदवार अनाउंस करते हो, उम्मीदवार प्रचार करता है, वो बताता है लोगों को मैं क्या हूं, तब लोग उसका चयन करते हैं। प्रधानमंत्री का भी जब उसका लीडर हाउस जब चुनता है, हालांकि इनको तो चुना ही नहीं बीजेपी वालों ने, ये डायरेक्ट ही प्रधानमंत्री बन गए सेकंड टाइम, लेकिन तब भी आप मुख्यमंत्री चुनते हो तब भी, और आप सीबीआई के डायरेक्टर चुनते हो, जो सीबीआई पूर्ण रूप से सरकारी एक आर्म के रूप में काम कर रहा है, भाजपा का प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है, उस पे यदि नया चीफ आना है तो क्या लीडर ऑफ अपोजिशन का डिसेंट नोट मतलब उसको पूछना नहीं चाहिए, उसको बताना नहीं चाहिए कि कौन कौन उम्मीदवार चयन के लिए आ रहे हैं? और यदि ये न्यायाधीश के पास चीज थी और ये मोदी जी के पास थी तो ये अन्याय था, वो अन्याय कैसा होने दिया चीफ जस्टिस ने वहां पे? क्यों नहीं कहा कि राहुल गांधी को दिया है, और राहुल गांधी को भी नहीं दिया होगा और चीफ जस्टिस को भी नहीं दिया तो चीफ जस्टिस क्या रबर स्टैम्प बन के बैठे हुए थे वहां पे साइन करने के लिए?
इसका सबसे बड़ा दायित्व तो चीफ जस्टिस पे है भी आज, क्योंकि सीबीआई के नियुक्तियों में चीफ जस्टिस एक न्यूट्रल करके ही उपयोग में आते हैं। नेता प्रतिपक्ष और नेता सत्ता पक्ष, इसको बैलेंस करने के लिए चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस यदि रबर स्टैम्प बन के काम कर रहे होंगे तो फिर तो ये मजाक हो गया इस पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम का मजाक हो गया। ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे उन्होंने लगातार इस बात के डिसेंट नोट लिखे, लेकिन ये सरकार इतनी निर्लज्ज है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता प्रतिपक्ष इनके लिए फॉर्मेलिटी है। यह लिखा है कानून में, तो आ जाओ, बैठ जाओ, हम तय कर लेंगे पहले किसको बनाना है, और जिसके बैलेंसिंग एक्ट जिसको करना है मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के, वो यदि खुद ही रबर स्टैम्प बनने को तैयार है तो फिर सिस्टम को राहुल गांधी किस किस से लड़ेंगे और किससे न्याय की अपेक्षा करेंगे? क्या ये मामला कोई कोर्ट भी ले जा सकता है? कल राहुल गांधी कोर्ट में चले गए तो कोर्ट क्या कहेगा? अरे भैया चीफ जस्टिस वही थे। हाँ हाँ, तो हम क्या करेंगे इसमें? और चीफ जस्टिस कहेंगे अरे भाई तुमको क्या, मेरे को भी नहीं दिया था, ये ऐसे ही चलता है। तो फिर बिना दिए आप कैसे 1 घंटे की मीटिंग में आप पूरा 360 डिग्री का सबका प्रोफाइल भी चेक करेंगे, सबका इवेल्युएशन भी करेंगे और नाम भी तय करेंगे? ये कैसा है बताएं आप? और आप यदि इतने इंटेलिजेंट हो और आप इतने महान हो, 1 घंटे के मीटिंग में 60 लोगों के प्रोफाइल चेक करके सब कर सकते हैं, तो फिर आप तो सुप्रीम कोर्ट में 5-5 मिनट के अंदर डिसाइड देने चाहिए ये सारे केसेस के। फिर एसआईआर को लेके क्यों इतना देर लग रही है सुप्रीम कोर्ट में? शिवसेना कौन सी ओरिजिनल है ये बताने के लिए अभी तक देर लग रही है। 2.5 साल इलीगल सरकार चलती रही, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट टाइम पे टाइम लगाता है, तारीख पे तारीख देता है, तारीख पे तारीख देता है। और यहां कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को तुरंत समझ में आता है 1 घंटे में? वो समझ उस चेयर पे बैठने के बाद कहां जाती? ये सामान्य सवाल है आशीष, ये कोई रॉकेट साइंस वाले सवाल नहीं है। ये नेता प्रतिपक्ष को तो मानते ही नहीं, इनको परंपराओं को मानना नहीं है। ओ आप अगर 10% नहीं है हम नेता प्रतिपक्ष नहीं दे देंगे आपको। अरे आपकी औकात क्या थी विधानसभा में दिल्ली के? लेकिन केजरीवाल ने बनाया था वहां नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि लोकतंत्र में दिल भी बड़ा चाहिए होता है। इसमें एक आदमी नहीं है, इसमें पिछली बैठक जो थी 5 मई 2025 का उन्होंने कहा है, उसमें संजीव खन्ना थे चीफ जस्टिस, संजीव खन्ना थे। मतलब इसमें संजीव खन्ना, गवई, सूर्यकांत, ये कोई इसमें बाहर नहीं होंगे। ये सबके सब इसमें कहीं न कहीं जो भी इस जिसका भी कार्यकाल के दौरान ये मीटिंग हुई है, और उसमें भी बड़ी बात यह है कि अगर मान लिया कि जैसे सूर्यकांत जैसे योग्य लोग आए, उन्होंने कहा हमको चाहिए नहीं डिसेंट वो कोई 360 डिग्री रिपोर्ट, कोई आकलन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम आंख बंद करेंगे संजय जैसे बता देंगे, आंख बंद करके हम देख लेंगे और संजय जैसे बता देंगे। हो सकता है भाई उनमें काबिलियत हो। एक नाकाबिल आदमी जिसको पप्पू बताए हो, तो पप्पू को तो चाहिए ना, पप्पू को तो चाहिए। इन्होंने 360 रिपोर्ट के लिए, उस ट्वीट में देखा आपने, 360 रिपोर्ट के लिए मना कर दिया। ये कैसे कर सकते हो भाई? आप बताओ ना कि आपको बुलाया, आपने कहा अच्छा दिखाओ भैया क्या क्या है, डिटेल हमको दे दो जरा, नहीं वो नहीं देंगे, मना कर दिया, सीधा सीधा मना कर दिया। ये गजब का तमाशा बना रखा। और इसमें वाकई आपने जो कहा, इसमें सीजीआई की भूमिका ज्यादा जो है सवालों के घेरे में आएगी। फिर सीजीआई बैठा क्यों? फिर तो ठीक ही है, फिर ठीक ही है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनवाई कर रही है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले कानून पर। क्योंकि अगर सीजीआई हो भी जाएगा तो ऐसा सीजीआई किस काम का है वहां बैठने के लिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप फोरम पूरा करने के लिए जाओगे कि नाम दर्ज कर लो, मीटिंग में हम आए हैं, जब आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हो। और विधायिका का कोई व्यक्ति
विधायिका का ही हिस्सा राहुल गांधी भी है, विधायिका का हिस्सा प्रधानमंत्री भी है। विधायिका में पॉलिटिकल लोग होते हैं। इनका तो समझ में आता है कि हो सकता है कि मंत्री और मोदी जी बैठे और आपस में एक नाम पहले से तय है, मंत्री को भी नहीं पता, समझ में आता है। जब वहां पर न्यायपालिका का सुप्रीम बैठा हुआ है, तो वो तो पूरी इंफॉर्मेशन लेगा ना, कि वो तो नरेंद्र मोदी की पार्टी का ना मेंबर है, न नरेंद्र मोदी का सांसद है, न नरेंद्र मोदी का मंत्री है। वो तो अपना दायित्व तो निभाएगा ना कि मेरा संवैधानिक यहाँ पर ड्यूटी है, भाई पूरा लिस्ट दो, और मुझे दो, और एलओपी मांग रहा है तो उसको भी दो। भाई ये तो नहीं कहा राहुल गांधी का, तब मुझे लगता था कि राहुल गांधी इसको इश्यू बना रहे हैं। यदि राहुल गांधी को 360 डिग्री का वो पूरा मिलता, ब्रोशियर मिलता, 8 दिन पहले मिलता, उसके बाद हाँ। राहुल गांधी मीटिंग में जाते, राहुल गांधी सरकार एक नाम रखती, उसमें राहुल गांधी विरोध करते और मुख्य न्यायाधीश उसको अप्रूव करते और 2 वर्सेस 1 में उसका अपॉइंटमेंट हो जाता, तो राहुल गांधी के पास कुछ बोलने का था नहीं, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश को भी लगा कि सरकार का सही है, तो समझ में आता है। लेकिन आप जानबूझ के ये करते हो, मतलब ये सरकार की धीटता है। धीट इतनी हो गई सरकार कि उनको मालूम है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के हमके खिलाफ नहीं जाएंगे, वो वही करेंगे जो हम करेंगे। ये मालूम होते हुए भी ये सत्ता का दम है, ये माज है, माज सत्ता का, कि मुझे पता है कि चीफ जस्टिस भी ना नहीं कहेंगे, लेकिन इसके बावजूद देना नहीं, इसको क्या कर लेता है देख लेंगे। लेटर लिखता है, फेंक देंगे कूड़ेदान में, क्या करेगा ये, इसको ह्यूमिलिएट करो। ये ह्यूमिलिएशन, ये ह्यूमिलिएशन राहुल गांधी का नहीं कर रहे। राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता किसके इनके ह्यूमिलिएशन थे, ह्यूमिलिएट भी नहीं होते। ये ह्यूमिलिएशन लोकतंत्र का है, ये मजाक लोकतंत्र का है, ये संविधान की धज्जियां है। जिस संविधान ने इनको बांधने का प्रयास किया, उस संविधान के मुंह पे ये थूक रहे हैं। क्या कर लिया आपने, बड़ा ट्रांसपेरेंसी के लिए मुख्य न्यायाधीश भी रखा, फिर भी हम वही करेंगे जो हमको चाहिए, क्योंकि इस अदालत में मुजरिम भी हम, गवाह भी हम, न्यायाधीश भी हम। क्या कर लोगे आप, वकील भी हम। ये जनता के सामने आना चाहिए। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो कोई नया काम नहीं कर रहे, 2013 से वो यही कर रहे हैं। उनने डोजर दिया होता तो मुझे बड़ा शॉक लगता कि इतना बड़ा बदलाव कैसे आया मोदी जी में। उनने तो वही किया जो उनके विचारधारा के अनुरूप है, जो उनके सोच के अनुरूप है, माई वे और हाईवे, या तो मेरे मन से चलो या फिर आप निकल लो। लेकिन न्यायाधीश के, सर्वोच्च न्यायाधीश के होते हुए ये हो रहा है, ये मेरे लिए दुखदाई है। अच्छा, एक एक बड़ा मतलब इसमें मैं साथ साथ ये देख रहा था कि कहां कहां पर सीबीआई की भूमिका है। जब सीबीआई वाले में, सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में चीफ जस्टिस बैठ सकता है, तो चुनाव आयुक्त वाले में चीफ जस्टिस क्यों नहीं बैठ सकता? मतलब यहां पर रिस्क ले सकते हो, वहां पर रिस्क भी नहीं लेने की कंडीशन है। नहीं आशीष, वो कानून तब पास किया था उन्होंने, तब उन्हें डर था चीफ जस्टिस कहीं अपनी बात यदि नहीं माने तो गड़बड़ हो जाएगी, और वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे। सीबीआई में इतनी रिस्क नहीं है। सीबीआई नहीं तो उनके पास इनकम टैक्स है, उनके पास ईडी है। सीबीआई को भी तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है, कई राज्य सरकारें सीबीआई को मना करती है, नहीं आ सकते आप। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश से ही सीबीआई जा सकती है, ऐसा भी कई जगह हुआ है। जब आपके पास ईडी है, जब बिना रोक ठोक, बिना किसी को पूछे घुस सकती है अंदर। लेकिन चुनाव आयोग तो आपकी लाइफलाइन है। गलती से चुनाव आयोग में यदि गलत आदमी बैठ जाता तो कौन सा चुनाव जीतते हैं मुझे बताइए। छत्तीसगढ़ का जीतते, हरियाणा का जीतते, महाराष्ट्र का जीतते, बिहार का जीतते, हरियाणा का जीतते। राज्यसभा में इनकी हालत क्या होती।
ये बैसाखियों पे भी सरकार टिकती है नहीं टिकती पता नहीं, हम्म, हम्म, बैसाखियां भी भाग जाती और सरकार गिर जाती। हम्म, इसलिए इन्हें कोई चांस नहीं था, इसलिए इन्होंने तुरंत कानून आनन फानन में कानून बना के चुनाव आयोग पे कब्जा कर लिया। इसके पहले भी सरकार ने नियुक्त किया ही था ना, ऐसे भी चुनाव आयोग में ऐसे लोग नियुक्त हुए थे कि जो सरकार की नहीं मान रहे थे, इसी सरकार ने नियुक्त किए हुए लोग। अरे अशोक लवासा की गलती क्या थी? इतना ही गलती किया था अशोक लवासा ने कि जब ये पुलवामा और इस सब का इस्तेमाल कर रहे थे और तमाम ये भाषणों में आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे, तो अशोक लवासा ने कहा था कि प्रधानमंत्री पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की जांच होनी चाहिए। अशोक लवासा को उस कंडीशन में पहुंचाया कि लवासा साहब ने इस्तीफा दिया। अशोक लवासा के पूरे खानदान पर रेड हो गई। जहां जहां मतलब अशोक लवासा, बताइए, वो आदमी आज भी घूमते सड़क पर नॉर्मली मिल जाता है। उस सिंपल आदमी, खाली एक गलती थी कि उसने कह दिया कि मोदी के आचार संहिता उल्लंघन की जांच होनी चाहिए, हटा दिया गया। सीबीआई में रिस्क इसलिए कम है, आलोक वर्मा याद होंगे, आलोक वर्मा को क्यों हटा दिया था? अस्थाना को तुरंत बिठा दिया। सीबीआई में मान लिया कभी कभी ऊंच नीच हो भी गई तो हाथ में है, कभी हटा करके पैदल कर देंगे सब। हमारे मध्य प्रदेश कैडर के थे एक अधिकारी, मैं अभी नाम हाँ, स्किप हो गया, हाँ, उन्होंने भी खेल कर दिया था। वो जो याद होगा आपको, अहमद पटेल का राज्यसभा का चुनाव जो अटक गया था हाँ, 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 और चुनाव आयोग में सब बैठे थे, हाँ, तब तो वो चीफ चीफ चुनाव आयुक्त भी नहीं थे, लेकिन हाँ, उन्होंने चीफ चुनाव आयुक्त को बोल दिया था, बोला ये बार बार आपको फोन आ रहा है, इसके हिसाब से मत चलिए, नहीं तो मैं यहाँ डिसेंट नोट दूंगा, मैं आपको गलत हो हाँ, जाएगा ये। हाँ, और उनके चलते किया, बाद में वो चीफ भी रहे चुनाव आयोग के। तो इनको पता है कि इनने कुछ लोगों को अपना समझ के सिलेक्ट किया, वो भी टाइम पे उनका जमीर जग गया। तो जिसका जमीर मरा हुआ है ऐसा आदमी ढूंढने में थोड़ी तकलीफ तो होती ना। ये ढूंढना क्या है, सब कुछ तय है। ये हालांकि पता नहीं इस चिट्ठी को देश के लोग, मुझे लगता है देश के हर आदमी को इस चिट्ठी को पढ़ना चाहिए कि जो बिल्कुल पढ़ना नरेंद्र चाहिए, मोदी का आपने बैठाया है वो बिल्कुल कैसे पढ़ना मानसिकता चाहिए। के व्यक्ति है। सवाल मैं फिर कह रहा हूं, सवाल राहुल गांधी के डिसेंट नोट का नहीं है, सवाल सरकार के दादागिरी का है। हाँ, वो प्रक्रिया देखिए ना, और उसके चिट्ठी बाद सरकार, और उसके बाद प्रधानमंत्री निर्लज्जता की चादर ओढ़ के ये बोलते हैं कि चुनाव हारने पे ये संस्थाओं पे आरोप लगाते हैं, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स पे आरोप लगाते हैं। अरे ये लायक है उसके आरोप लगाने के, ये तो लताड़ने के लायक है, आरोप लगाने के लायक नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी के प्रकोष्ठ करके काम करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि आपको अपने लोग वहां चाहिए होते हैं। आपको इतनी सीबीआई पे होती तो दे देते राहुल गांधी को पूरा डोजियर, और राहुल गांधी का जो जो ऑब्जेक्शन नाम पे है वो बाकायदा बता दे। हाँ, वो एक चीफ असली जस्टिस थे, एक चीफ जस्टिस थे, असली उसने हाँ, अस्थाना का रोका था सीबीआई में, हाँ, अस्थाना का हाँ, अपॉइंटमेंट रोका था ना सीबीआई में। हाँ, हाँ, एक चीफ जस्टिस थे जिनका जमीर जग गया था, उन्होंने बोला ना अस्थाना नहीं करेंगे सीबीआई। उन्होंने कहा कि मैं नहीं, विपक्ष के नेता ने भी कहा नहीं अस्थाना नहीं, उनने भी कहा अस्थाना नहीं, सरकार चुप हो गई। और अपने लाडले को सीबीआई बिठाना था, नहीं बिठाई, बाद में दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया उसको, हाँ, कंसोलेशन प्राइज। हाँ, वही अस्थाना, उसी में तो आलोक वर्मा को निपटाए थे लोग। आलोक वर्मा हाँ, को उसी अस्थाना के झगड़े में आलोक वर्मा को हटाया। तो ये विशुद्ध रूप से इसमें है कि जब ये जानकारी रहेगी, राहुल गांधी की बात न माने वो बात अलग है, लेकिन जब मीटिंग में आएगा कि अरे ये तो संघ के शाखा में गया था, इसका तो इतना भ्रष्टाचार का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये तो तुम्हारे साथ वहां पर था, तब सीजीआई को भी ये सोचना पड़ेगा। और सीजीआई अगर कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं है, हम मोदी जी वाले कैंडिडेट के साथ हैं, तो बाहर ये बात आएगी, खुलेगी कि इतना खुलेगी। नकारा, इतना निकम्मा, इतना भ्रष्ट आदमी था, और सीजीआई ने भी कहा नहीं नहीं वो मोदी जी वाला सही है ना। ये खतरे हैं 360 रिपोर्ट देने में, बिल्कुल ये बिल्कुल खतरे बिल्कुल। हैं। खैर, इजाजत दीजिए हमें, देखिए आप इस लोकतंत्र का बदरंग चेहरा देखिए, इसीलिए कार्यक्रम ला रहे हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।